नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र सेकंड पर हम अपने कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसे समझा है, लेकिन आईएएस मुख्य परीक्षा में यूपीएससी ने जिस प्रकार से उस पर क्वेश्चन पूछे हैं या भविष्य में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके अप्रोच को हम समझेंगे। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए वीडियो रहेगा, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए अलग से वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा। आप हमारे आंसर राइटिंग सेशन और ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जहां 20 दिन में सामान्य अध्ययन के एक क्वेश्चन पेपर को हम कवर करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आईएएस मेंस एग्जाम। सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर सेकंड या जीएस पेपर 2। टॉपिक है प्रस्तावना, प्रीएम्बल या फिर आप इसको इंट्रोडक्शन या प्रीफेस भी कह सकते हैं। दो एस्पेक्ट से हम इसको समझेंगे। एस्पेक्ट वन इज प्रस्तावना में संशोधन संबंधी विवाद क्या था, और सेकंड पार्ट प्रस्तावना में आए हुए शब्दों की विशेषताएं, जिसमें कुछ विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है और कुछ स्वतंत्र शब्द हैं। यूपीएससी आपसे इसका अर्थ समझना चाहता है। संशोधन संबंधी विवाद क्या था, क्यों ये आरंभ हुआ, और फिर इसका समाधान कैसे निकाला गया। इस दृष्टिकोण से आप इसको समझेंगे। प्रस्तावना में संशोधन किया जाए अथवा नहीं किया जाए, भारत की संसद का यह एक विशेषाधिकार है। संसद को ही संविधान में संशोधन करने का या उसमें बदलाव करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन 1970 के लगभग भारत के भीतर और भारत के बाहर कुछ ऐसी परिस्थितियां घटित हुई जिनमें केंद्र सरकार ने और भारत की संसद ने प्रस्तावना में संशोधन करने का निश्चय किया। लेकिन इसमें एक मूल समस्या यह आ रही थी कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है या नहीं। ये सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि संसद को संविधान में जो संशोधन का अधिकार दिया गया है, वह अधिकार संविधान के 22 भागों तक सीमित था। लेकिन प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं थी, 22 भागों का हिस्सा नहीं थी, उससे बाहर थी। इसलिए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने संसद के इस अधिकार को चुनौती दी और इसको स्वीकार नहीं किया। तो आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, अंतिम व्याख्याकार है, और सुप्रीम कोर्ट ने 1960 बेरुवाड़ी यूनियन केस में संसद को कहा कि आप प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते क्योंकि ये संविधान का भाग नहीं है। इसलिए सरकार के जो भी उद्देश्य थे उस समय, वो सभी शांत हो जाते हैं, सरकार उनसे बैक हो जाती है। 13 साल तक केंद्र सरकार और संसद में इस बात को लेकर के टेंशन बना रहा कि कब इस रिलेशनशिप को डाइल्यूट किया जाएगा। 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को अनुमति दी कि आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं क्योंकि यह संविधान का भाग है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले जो निर्णय दिया था बेरुवाड़ी यूनियन केस में, उसको अब बदल दिया
और भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है, शक्ति दी गई है कि वह अपने पहले दिए गए स्टेटमेंट को बदल सकता है। रिव्यू ज्यूरिडिक्शन का राइट अनुच्छेद 237 के तहत इसको मिला हुआ है, 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो देन संसद ने प्रस्तावना में संशोधन का फैसला क्यों किया, तो इसका आंसर आपको लिखना है। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें प्रस्तावना में संशोधन आवश्यक हुआ, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की सरकार ने, जब वो देश की प्रधानमंत्री थी, 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में, और इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। अब इसीलिए यूपीएससी बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है और भविष्य में पूछा जा सकता है, तो हमें इस पार्ट को पहले से ही साउंड करके रखना है। 1970 से कुछ वर्ष पहले 1966-67 में भारत में नक्सलवादी आंदोलन आरंभ हुआ, पश्चिमी बंगाल के नक्सलवादी क्षेत्र से। और इस नक्सलवादी आंदोलन ने, जिसे हम माओवादी आंदोलन भी कहते हैं, भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत की, यानी अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा ये उस समय बन गया। 1971 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा है और देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने आंतरिक अशांति के आधार पर दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल और घोषित कराया, और देश के भीतर उत्तर पूर्वी राज्यों में जम्मू कश्मीर में पृथकतावादी ताकतें इतना तीव्र गति से मुखर हुई कि उन्होंने राष्ट्र की एकता अखंडता के सामने बेहतरीन चुनौतियां प्रस्तुत की। और देश के भीतर हिंदू मुस्लिमों में जिस प्रकार से तनाव बढ़ा, दोनों समुदाय में वैचारिक संघर्ष हुए, तो ऐसा लग रहा था कि देश के भीतर खतरनाक और विस्फोटक परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार अपनी यह प्राइम ड्यूटी बताना चाहती थी कि सरकार का उद्देश्य ये है और जनता से इस प्रकार की अपील हमको करनी है। इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए भारत की संसद ने इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय में प्रस्तावना में इन 3 शब्दों को जोड़ दिया, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद को जोड़ने के पीछे मुख्य आशय ये था, चूंकि भारत में तेजी से निजीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया, भारत भूमंडलीकरण की प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा था उस समय ग्रेजुअली, लेकिन निजीकरण बहुत तेजी से हुआ। और समाजवाद हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि भारतीय समाज में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को न्याय संगत बनाना है। लेकिन चूंकि प्रस्तावना में पहले शब्द नहीं था, इसलिए सरकार मुख्यतः स्पष्ट कर देना चाहती थी कि समाजवाद हमारा मुख्य उद्देश्य है और भारत में आर्थिक सामाजिक समानता स्थापित करना सरकार का चरम लक्ष्य है। तो देन इसको शो करने के लिए, इसको संविधान निर्माताओं के दर्शन में प्रतिबिंबित कराने के लिए सरकार ने इसमें बदलाव का फैसला किया और इस शब्द को स्थापित किया। पंथ निरपेक्षता, इंग्लिश में सेकुलर टर्म आता है, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र था, है और रहेगा, लेकिन पंथ निरपेक्षता की परिभाषा को लेकर के, इसके अनुप्रयोगों को लेकर के, एप्लीकेशन को लेकर के कई प्रकार के विवाद बने हुए थे। तो सरकार स्पष्ट करना चाहती थी कि भारत राष्ट्र का धर्म पंथ निरपेक्षता है, इसलिए सरकार ने इस शब्द को इसमें स्थान दिया और फिर इसके बहुत सारे व्यावहारिक एप्लीकेशन सरकार ने बताए। अखंडता, यानी भारत एक बार खंडित हो चुका था 1947 में, जब अंग्रेजी सरकार ने पाकिस्तान को अलग किया था। अब हम किसी भी कीमत पर भारत को खंडित नहीं करना चाहते थे, चाहे वो देश के भीतर की चुनौतियां हों, पृथकतावादी आंदोलन हो, माओवादी, नक्सलवादी और उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर के विद्रोहियों के द्वारा, या फिर देश के बाहर की परिस्थितियां, पाकिस्तान, चीन की तरफ से जो भी बाह्य प्रेशर आ रहा था उसको टैकल करने के लिए। तो सरकार ने अखंडता शब्द को इसमें स्थापित किया और अपना परम उद्देश्य इसमें बता दिया। इसी के साथ सरकार ने मूल कर्तव्यों को जोड़ा 1976 में, और मूल कर्तव्यों के माध्यम से सरकार ने पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद की भावना अपने नागरिकों के अंदर यह प्रतिबिंबित की और नागरिकों को भी बताया कि आपका ये मूल कर्तव्य है। तो इस बैकग्राउंड को समझ करके आप इस वाले पार्ट को क्लियर करेंगे। और अब वर्तमान में इसका समाधान हो चुका था, अब कोई विवाद नहीं है। संसद और केंद्र सरकार कभी भी प्रस्तावना में कोई भी बदलाव कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के केशवानंद भारती केस के बाद यह रास्ता क्लियर कर दिया। और इसके बाद के कई निर्णयों में भी सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे डीसी बादबा केस 1987, LIC केस 1995 में भी संसद को यह अधिकार दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नई सीमा रेखा इस पर खींच दी है, बुनियादी ढांचा
1973 के केशवानंद भारती केस के बाद। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो थ्योरी दी है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप बदलाव कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, लेकिन बुनियादी ढांचे को आप नष्ट नहीं कर सकते। सेकंड पार्ट ये है कि जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं, रीड करते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु या संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प लेते हैं, उसमें फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, 2 प्रकार की समानता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और फिर नीचे और लाइनें इसमें आती हैं। इसको आपको याद होना चाहिए और आपने इसको पढ़ लिया होगा। अब इस पर आईएएस मेंस में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया है कम से कम 2 बार। तो एक क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया है दर्शन को जोड़ करके, और एक पूछा गया है कि हम भारत के लोग भारत को ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो संप्रभुता संपन्न यानी इस शब्द का अर्थ क्या है, समाजवाद का अर्थ क्या है, पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है, गणतंत्र का या गणराज्य का अंतर क्या है। तो 2 तरीके से समझना है। एक तो संप्रभुता की व्याख्या आपको करनी है आंतरिक और बाह्य संप्रभुता, यानी भारत आंतरिक दृष्टि से संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति जो शासन के पास निर्णय लेने के संदर्भ में होती है। तो भारत राष्ट्र अपने आंतरिक मामलों में बाह्य मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए तैयार है, लेकिन जब से हम वैश्वीकरण भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा बने तब से हमारी संप्रभुता सीमित हुई है। तो इस बैकग्राउंड को आप बहुत डिटेल में और समझेंगे। हमारी वेबसाइट पर इससे संबंधित एक वीडियो दिया जाएगा, उसके थ्रू आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। समाजवाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ क्लैश करता है, उसका विवाद है। पूंजीवादी जो विचारधारा होती है उसमें समाजवादी विचारधारा का कोई स्थान नहीं होता है। अब भारत तेजी से निजीकरण की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमको लग रहा है कि हम समाजवादी उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम समाजवादी उद्देश्य को दूसरे तरीके से प्राप्त करेंगे। सरकार अपना प्रयास करेगी और निजी क्षेत्र से इसमें सहयोग लिया जाएगा। तो बहुत डिटेल में आप इसको बाद में समझेंगे। फिर आता है पंथ निरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता की परिभाषा भारत में 2 तरीके से बताई गई है। एक कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, कोई भी पंथ धर्म के रूप में घोषित नहीं किया जाएगा। हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, ईसाई या जैन धर्म, ऐसा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। और दूसरा, भारत की राष्ट्रीय सरकार, सभी राज्य सरकारें सभी धर्मों के साथ समान दूरी मेंटेन करेंगी, आवश्यक होने पर धर्मों को सहायता देंगी और धर्मों के बीच में विवाद होने पर उस विवाद का समाधान भी प्रस्तुत करेंगे। तो ये पंथ निरपेक्षता का एक्टिव फॉर्म है, यानी भारत सरकार एक्टिव फॉर्म में है। हम ये नहीं कह सकते कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ यहाँ पर सभी धर्मों से दूरी के रूप में लिया, तटस्थता के रूप में नहीं। भारत में इसकी व्याख्या अलग तरीके से की गई है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत डिटेल टॉपिक है। और फिर लोकतंत्र, भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों लोकतंत्र हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमने सहभागी लोकतंत्र को अपनाया है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भारत में इस तरीके से डेवलप किया गया है कि उसमें मुख्यतः आयु संबंधी प्रावधानों पर बल दिया गया है। योग्यता संबंधी जो प्रावधान थे उन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। तो लोकतंत्र में कई प्रकार की बुनियादी कमियां हमें नजर आती हैं। और लास्ट वाला दिया है गणराज्य या गणतंत्र, रिपब्लिक सिस्टम। अब यूपीएससी ये पूछ रहा है कि संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र जैसा गणराज्य हम बनाना चाहते हैं, हमारा गणराज्य कैसा हो जो संप्रभुता संपन्न हो, हमारा गणराज्य कैसा हो जो समाजवादी हो, हमारा गणराज्य कैसा हो जो पंथ निरपेक्ष नीति का पालन करता हो, और हमारा गणराज्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करता हो। तो एक तो वो पूछ रहा है कि गणराज्य शब्द के साथ जो एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं इन सब की व्याख्या कीजिए, तो आप डिटेल में समझा देंगे। फिर वो कह रहा है कि क्या ये शब्द आज के संदर्भ में क्या हम इनकी रक्षा कर सकते हैं, प्रतिरक्षणीय है, डिफेंडेबल है? बिल्कुल डेफिनेटली है। हम मानते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण इन सभी शब्दों के सामने और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार के पास संसाधन है, फिलॉसफी है और दृष्टिकोण है। इसलिए आप स्पष्ट रूप में स्वीकार करो कि वर्तमान परिस्थितियों में ये सभी विशेषण प्रतिरक्षणीय हैं, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। भारत को कभी भी अपनी संप्रभुता को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बिना संप्रभुता के एक राष्ट्र उपनिवेश या गुलाम कहलाता है। बिना समाजवाद के एक राष्ट्र में हमेशा कुछ ही चुनिंदा लोग धनी अमीर होते हैं और वे पूरी प्रजा पर शासन करते हैं। और बिना पंथ निरपेक्षता के एक राष्ट्र में सामाजिक संस्कृति का विकास नहीं हो सकता। और बिना गणराज्य के हम कभी भी राष्ट्र की उस सर्वोच्च भावना को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते जिसमें राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होता है।
तो निर्वाचित जो राष्ट्र का प्रमुख है वो पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो देन राष्ट्रपति की पोजीशन जिस तरीके से हमने कमजोर की है 42वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में हमें इसको डिफेंड करना है, हमें गणराज्य की पोजीशन को भी बचाना है, अपने राष्ट्राध्यक्ष को हमेशा निर्वाचित करना है और संविधान के तहत जो सीमा रेखा उन पर लाद दी गई है इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। इस तरीके से आप इन शब्दों को समझेंगे तभी आप इसको क्लियर कर पाएंगे। फिर इसमें स्वतंत्रता की जो व्याख्या दी गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, धर्म, उपासना, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, 3 प्रकार का न्याय, 2 प्रकार की समानता। तो क्या ये अपने आप में स्वतंत्र शब्द हैं? नहीं, प्रतिष्ठा के साथ अवसर शब्द जुड़ा हुआ है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तीनों अलग अलग होते हुए एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं। धर्म, उपासना, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति ये शब्द देखने में स्वतंत्र लगते हैं लेकिन ये सभी शब्द आपस में इंटरलिंक हैं। तो स्वतंत्रता, न्याय और समानता, इन तीनों शब्दों को फिर हमें आगे जाकर के जोड़ना है, यानी स्वतंत्रता और समानता ये दोनों मूल अधिकारों के अंतर्गत आते हैं और न्याय हमारे नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो फिर आप डिटेल आंसर जब लिखेंगे कि मूल अधिकारों के साथ अटैच करना है 2 को और 1 को अटैच करना है हमें नीति निर्देशक तत्वों के साथ, तो प्रस्तावना को आपको इस तरीके से देखना चाहिए तभी आंसर कवर हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।